मैंने अलग ही कर रखा है, मैं मेन नंबर से व्हाट्सएप ही नहीं चलाता। उनको बना क्या रखा है। अब वो जो है नंबर है वो बहुत टाइम से अलग अलग जगह पे रजिस्टर्ड है। जब सर मैं आपको कहता हूँ खोल के देखा अब इसे बदलवाऊं कि छोड़ूं, कहाँ भी चला बदलवा नहीं सकते। मेरा व्हाट्सएप उससे चल रहा है, समाज में व्हाट्सएप पे चल रहा है उस पर। मैं भी सोच रहा हूँ कि लॉ कर लेता। भाई मैं सच सच बात बताऊँ तो ये है कि देखो पहली बात तो समाज जो है वो पहले सोचता है कि जो कुछ नहीं करता वो लॉ करता है। हाँ, लेकिन समाज पे मैं थूकता हूँ। ये मैं आपको रोक रहा हूँ, यही सेम चीज जो लोग बीएससी बीए करते हैं ना, उनके बारे में नहीं सोचते। नहीं वो सही सोचते हैं, वो सही सोचते हैं। थोड़ा इतना समझ इतना नहीं है, थोड़ा ठीक है, चलो अच्छी बात है। लेकिन इन जनरल भाई आप कहाँ से कर रहे हो कहाँ से नहीं कर रहे हो उसका बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आप लॉ सिर्फ ये सोचने के लिए कर रहे हो कि आप सिर्फ ट्रॉफी का बंदा हो, ये बोल दोगे कि भाई मेरा चालान मत काट, तो भाई मेरे 4 चालान कट चुके हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है तो आपको चालान तो देखो भरना ही पड़ेगा। और इन जनरल आप लॉ को एज अ फील्ड पे देखो तो यार एक बहुत बड़ा बायस रहता है इन जनरल, क्योंकि आपको एक एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसे बोलते हैं क्लाइंट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। आप उसके थ्रू आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में जाते हो और उसी के अकॉर्डिंग आप कुछ जो प्रीमियर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आप उसमें भी जा सकते हो, उनके एंट्रेंस टेस्ट भी होते हैं। ये हो गया आपके प्रीमियर लॉ स्कूल जिसमें आपके अराउंड 2-2.5 हज़ार पॉपुलेशन जाती है एंड उनका मार्केट। और फिर जो आपका नॉर्मली आप अगर जैसे कि अपने शहर के नॉर्मल छोटे मोटे लॉ स्कूल से करें तो उन जनरल एक बहुत बड़ा बायसनेस हो जाता है। आप जाके देखोगे आज भी लिंक्डइन पे तो जो लीगल फील्ड का जो लिंक्डइन है उसमें हमेशा एक चीज़ रहती है कि एनएलयू वर्सेस नॉन एनएलयू बायस। उसमें बोलते हैं इंटर्नशिप नहीं मिलती, नौकरी नहीं मिलती, ये नहीं मिलती। तो दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। उसमें कुछ कहते हैं कि एज एन एनएलयू आपका प्रोडक्ट जो आ रहा है मार्केट में वो काफ़ी एक स्ट्रक्चर और एक काफ़ी रिफाइंड प्रोडक्ट आ रहा है जिसको बहुत सारी चीज़ों से आप मतलब बहुत सारी हार्डशिप्स और बहुत सारे मेहनत बहुत मतलब उनका करिकुलम इन जनरल बहुत टफ होता है। थोड़ा दे आर सब्जेक्टेड टू इवन मोर बेटर थिंकिंग एंड ऑल। और ये होता है मतलब इट्स जस्ट लाइक कि आईआईटी और मैं गया हुआ कोई बंदा और या फिर कोई नॉन आईआईटी नॉर्मल गया हुआ बंदा, दोनों में फर्क होता है एंड दैट इज वेरी एविडेंट व्हिच इज लाइक कंपनीज फकिंग पे फॉर दैट। तो ये एक मार्केट का वो है। बट लॉ एज ए करियर या इट्स गुड, बट एट द सेम टाइम आपके मतलब बीटेक की डिग्रीज में लोगों को लगता है कि 4 साल काटने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। हमारा 5 साल का होता है, लेकिन वो 5 साल का हॉलीडे पैकेज भी होता है तो मजे भी बहुत आते हैं आपको 5 साल में। क्योंकि गिवन लाइक मैं एनएलयू से हूँ तो आई कैन टेल यू कि जो कैंपस के अंदर जो एक थॉट प्रोसेस होती है, जो आपका नॉर्मली जो आपका इंटरेक्शन होता है, द वे यू ग्रो, द वे यू सी थिंग्स, वो सब बहुत ज़्यादा बदल जाता है। मतलब यू सी थिंग्स डिफरेंटली। मतलब आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिस वेरी स्मॉल सिटी ऑफ मथुरा इटसेल्फ। मेरे को जब यहाँ से मैं निकला हूँ और यहाँ से निकलने के बाद आई वेंट टू दैट प्लेस, आई फेल्ट दैट दिस प्लेस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव एवर सीन। और फिर मुझे लगा कि द वे पीपल आर थिंकिंग, द वे पीपल आर स्पीकिंग, द वे पीपल लाइक ट्रीट थिंग्स, जो लोगों की प्रायोरिटी सेटिंग्स हैं और जो लोगों को लगता है कि इम्पोर्टेंट अनइम्पोर्टेंट के लिए, वो यहाँ से बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट था। आई सो दैट देयर वाज एन इंटेलेक्चुअल डिस्कशन और people wanted to do something in their lives. People wanted to be someone or either make a change or they wanted to mint money. मतलब मेरे हिसाब से तीनों की तीनों एक बहुत ही सही गोल्स है। तो ये थोड़ा फर्क पड़ जाता है। लेकिन हाँ भी है ना कि आईआईटीएंस जो होते हैं जैसे कंपैरेटिवली जैसे एनआईटी जो कॉलेजेस में स्टूडेंट्स होते हैं, तो जो क्रीम आती है क्योंकि वो इंसान उस तरीके से मेहनत कर रहा है पहले तो उस कॉलेज में आने के लिए, उसके बाद ऐसे पूरे ऑल ओवर द कंट्री से कलेक्टिवली कुछ ऐसे सिलेक्टिव लोग आते हैं जैसे आप बोले कि इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस होते हैं। तो यही फर्क पड़ जाता है कुछ एनएलयू और नॉन एनएलयू जैसे आप बात कर रहे हो कि क्या अंतर होता है। वही एक सबसे बड़ी चीज़ तो यही है, क्राउड जो आता है वही उस लेवल का आता है कि वो कोई फालतू टाइम पास करने नहीं आया है। टाइम पास भी होता है, ऐसा नहीं है टाइम पास इन द सेंस कि आप जिस चीज़ की बात कर रहे हो इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस होते हैं और आपने बोला कि जो वे ऑफ थिंकिंग है वो मेरी पूरी चेंज हो गई। तो वो फर्क तो पड़ता ही है। जब अलग अलग तरह के लोग आते हैं और जब सब फोकस हो रहे हैं एक ही चीज़ की। हाँ मतलब सबके अपने गोल्स होते हैं। मतलब वहाँ पे कोई भी
बहुत ही कम लोग मिलेंगे जो आपको एमलेस दिखेंगे, मतलब aim ही नहीं कर रहा। हाँ, बट वहाँ पे जो एमलेस भी आता है वो भी कुछ समय बाद कुछ ना कुछ ढूंढ लेता है बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ क्राउड देयर इज। तो ये फर्क रहता है। सिमिलरली फॉर आईआईटी इज दिस हाउ नेशनल इंस्टीट्यूशंस वर्क, ये जो है नेशनल लेवल पे यू गिविंग एन एंट्रेंस एग्जाम फॉर देम, उनमें फर्क पड़ जाता है। एंड दिस इज वेरी नॉर्मल। आप लॉ फील्ड में ले लो, आप पहले आईआईटी या मतलब इंजीनियरिंग में ले लो, आप खैर मेडिकल में तो क्या ही लो, उसमें तो मस्त भाई फिर किसी में भी ले लो भाई, इवन ये डिजाइन वगैरह आपका निफ्ट वगैरह, निफ्ट का तो खैर क्या ही है, वहाँ तो आपको बस ये है कि यहाँ पे आप बिना बाल रंगाए कर रहे हो, वहाँ पे आपको बाल रंगाने मैंडेटरी हो जाता होता है। ड्राइंग का मुझे लास्ट आता है, मैंने 5th क्लास में बनाए थे, जिसमें मेरे को C ग्रेड और उसमें मेरे को टीचर डाल के कहते तुम 5th क्लास में तुम अभी आगे और ये सन से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। मुझे ना इस बुक के बारे में बात करनी थी। ये आनंद रंगनाथन ने लिखी है, हिंदू जिंदा हिंदू राष्ट्र। मैंने काफ़ी टाइम पहले बुक पढ़ी थी और मुझे ऐसा लगता है कि आपसे अच्छा कोई इंसान नहीं है इस पर डिस्कस करने के लिए भी। तो इस बुक में ना काफ़ी चैप्टर्स हैं, मतलब अराउंड 8 चैप्टर्स हैं और उसमें मुझे जो लगता है 2 चीज़ों के बारे में मुझे बात करनी है। इसके एक है इसमें चैप्टर स्टेट कंट्रोल ऑफ हिंदू टेम्पल्स। ये पूरी बुक एक जितना मैं समझाऊँ कि इस बुक को पढ़ने के बाद हिंदूज का जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है एज अ जुडिशरी की वजह से और सिस्टम में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में मेजरली बात हो रही है इसमें, बजाय कि इसमें ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि हिंदूज पे अत्याचार हुई है, उसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनली डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसके बारे में इसमें हाईलाइट किया गया है। तो पहला चैप्टर इसमें स्टेट कंट्रोल ऑफ हिंदू टेम्पल्स, यानी कि जो आपने सुना होगा कि वक्फ बोर्ड है आजकल चल रहा है, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ का एक अलग से बोर्ड है और माइनॉरिटीज़ में 6 भी आते हैं हमारे कंट्री में। तो इन सब के जो जितने भी रिलीजियस एरियाज़ हैं या फिर जैसे मॉस्क हो गया, गुरुद्वारे हो गए, इन सब पे कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है। कुछ जैसे टैक्स का है, किसी जो भी कलेक्शन आता है पैसों का। हिंदू टेम्पल्स पे अराउंड कोई नंबर में क्लियर नहीं है, बहुत सारे टेम्पल्स हैं, वो सारे स्टेट कंट्रोल में, यानी कि उस पर गवर्नमेंट की मॉनिटरी है, कमेटी बैठी हुई है जो ये मॉनिटर करती है कि कितना टैक्स है। जैसे सपोज जो भी चढ़ावा आता है वो सारा गवर्नमेंट के पास जाएगा और उसमें से गवर्नमेंट कुछ परसेंटेज देगी आपको। ये केवल मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो हिंदूज की है इंडिया में उसी के साथ है, ऐसा कोई और बोर्ड नहीं है या कोई और लॉ नहीं है जिससे बाकी जो रिलीजियस जो हुआ है प्लेसेस उनके जैसे मॉस्क हो गया, गुरुद्वारा हो गया, इन सब पे टैक्स लग रहा हो। मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहूँ? हाँ, क्योंकि अगर आप वक्फ बोर्ड की बात करते हो तो मैंने कहीं पढ़ा था कि वक्फ बोर्ड है द सेकंड हाईएस्ट अमाउंट, थर्ड रेलवेज और उसके रेलवेज और गवर्नमेंट के थर्ड हाईएस्ट लैंड जो है वो वक्फ बोर्ड ओन करती है। और अभी रिसेंटली इन्होंने शायद इलाहाबाद में कहीं इन्होंने कहीं तो और क्लेम करी कि ये जो एक हिंदू टेम्पल सेंट्रल विस्ता जो है, सेंट्रल पार्लियामेंट गवर्नमेंट के मेजर 10 प्लेसेस हैं दिल्ली में, हाँ लूटेंस दिल्ली जिसे कहते हैं, वहाँ पे ये क्लेम करते हैं कि ये हमारा है, जबकि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है, ये जो कांग्रेस पीरियड में इन्होंने बनाया है वक्त का, वो चीज़ें उससे पहले से हैं। ब्रिटिशर्स के टाइम से पार्लियामेंट और ये राष्ट्रपति भवन जो भी सब चीज़ें ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ जो आजकल नई बनी हुई है, तो ये क्लेम कर रहे हैं। और ये सिमिलर चीज़ यही है कि जो हिंदू टेम्पल्स तमिलनाडु में एक पूरा है कि पूरे गाँव उन्होंने क्लेम कर रखा है। अभी ये जो अमेंडमेंट आ रहा है कि वक्त का लोगों को अब अवेयरनेस हो रही है कि ऐसा भी कुछ लॉ था, लेकिन ये जिसके बारे में रिसर्च करते रहते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, जो केसेस सुनते हैं उन्हें पता है कि ये 5-6 साल से काफ़ी हाइट पर है कि ये कंटिन्यूसली रिगरसली बहुत ज़्यादा और क्लेम करते जा रहे हैं कि ये हमारा है, ये हमारा है, बजाय कि और इस लॉ का कुछ नहीं है। अगर इन्होंने ये क्लेम कर दिया कि ये हमारी प्रॉपर्टी है तो आप उस पर कोर्ट केस में लग सकते हैं, पहले इन्हीं के कोर्ट्स में जाना पड़ेगा। और उसमें भी कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वहीं का लोकल, उसके साथ 2 मुस्लिम कैंडिडेट्स और होते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, जितना मैंने पढ़ा है इसके बारे में। तो मतलब आप अगर मैं वक्त बोर्ड हूँ और मैंने अगर आपकी एरिया घर के एरिया पे क्लेम कर दिया कि मेरा है, तो पहले आप हमारे उसमें आके बोर्ड में 10-15 साल केस लड़ोगे,
हर चीज़ से थक जाओ, उसके बाद आप शायद सुप्रीम कोर्ट में जाके आप लड़ पाओगे इस चीज़ को। तो ये काफ़ी बायस वो चीज़ें हो रही हैं, दो चीज़ें वक्फ बोर्ड की आपने बात करी और स्टेट कंट्रोल ऑफ हिंदू टेम्पल्स की, तो ये देखो अगर आप इन जनरल इन दोनों टॉपिक का एक ही अगर आप एक कॉमन कंसेंसस लो तो अगेन दैट यू टॉक अबाउट द टाइटल ऑफ हिंदुइज्म हिंदू राष्ट्र। अब हिंदुइज्म हिंदू राष्ट्र तो ऐसा है कि कुछ 1000-1500 सालों से ही लुप्त से होते जा रहे हैं। आप देखो तो बाबर आया था, बाबर के बाद अकबर था, अकबर के बाद हुमायूं आया, उसके बाद आपके जहांगीर आया, शाहजहां आया, पूरा आपका मुगल डायनेस्टी थी। उससे पहले आपकी ब्रिटिशर, उसके बाद फिर आपके ब्रिटिशर्स आए। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो गया कि पहली बात तो हिंदू कल्चर जो है वो तो एक बहुत बड़ा लॉस हो चुका है। आपको पता है मैं कुछ दिन पहले एक डाटा पढ़ रहा था लिंक्डइन पे, लिंक्डइन एंड फाउंड डाटा कि हमारे 95 to 98% जो हमारे वेदास है, वेदास के अंदर आपके बहुत सारे उपनिषद वगैरह बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, उनके अंदर अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनके, मैं डाटा आपको संग बाद में शेयर भी करूँगा। उसमें मान लीजिए 1000, वैसे कि एक सिंपल कैटेगरी में बताएंगे कि 1000 स्क्रिप्ट लेके गई थी, आज की डेट में सिर्फ हम 10 रीडिंग करते हैं। इतना ज़्यादा हम ऑलरेडी 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है। और 95-98% तो आप जो ओरिजिनल डाटा था, हिंदू डाटा था, जिससे आप कह सकते थे कि हमारी कल्चर सिविलाइजेशन है, वो अब नहीं है। और जो आज की डेट में है वो या तो इंस्टाग्राम रील से इन्फ्लुएंस्ड है और न प्रॉपर वेस्टर्नाइजेशन। वो ऑथेंटिक नहीं है। आपको जो इन्फॉर्मेशन इंस्टाग्राम से मिल रही है वो कितनी प्योर है, हाँ वो सब तो बात ही अलग है। इंस्टाग्राम से प्योर इन जनरल व्हाट आई थिंक इसके, आप अगर जैसे वक्फ बोर्ड की बात करें और फिर आप बात करें हिंदू टेम्पल्स की, तो हिंदू टेम्पल्स मैं आपको बात करता हूँ सिर्फ जिस हम रीजन में भी बैठे हैं, जैसे मथुरा वृंदावन के रीजन है, आप खुद जाके देखिए कि कितने टेम्पल्स में पूजा हो रही है और कितने टेम्पल्स में डोनेशन के नाम से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। सेकेंड थिंग आपके स्टेट कंट्रोल की, तो स्टेट कंट्रोल सब जगह पे नहीं है, डिपेंडिंग करता है कि क्या वो पर्टिकुलर टेम्पल स्टेट कंट्रोल को खुद को देना चाह रहा है कि नहीं। जैसे वृंदावन में जो बाकी बिहारी टेम्पल है उन्होंने अभी तक स्टेट कंट्रोल में सबमिट नहीं किया, विच इज व्हाई दे आर रनिंग इट एज एन ऑटोनोमस बॉडी डिपेंडिंग। अब जैसे कि आपका तिरुपति हुआ और आपका ये पुरी हुआ, मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूँ। तो मैं एक बार पुरी के टेम्पल में गया, पुरी का जो जगन्नाथ तो उनका जो मेन टेम्पल है वहाँ पर जाता हूँ मैं, भीड़ से आगे बढ़ते हुए पहुँचा हूँ, मैंने थोड़ा हाथ जोड़े, मैं कहा भगवान जी देख लो यार जीवन में बड़ी दिक्कतें चल रही हैं ले लोगी एंड फीलिंग गुड। तो फिर मैं ऐसे करता हूँ, अचानक से मैं देखता हूँ कि मेरे ऊपर एक चुनरी आती है, भगवान ब्लेसिंग इतनी जल्दी दे दी आपने। फिर देखता हूँ पुजारी ने डाली है, थैंक यू पुजारी जी, अपना क्या आपने तो चल दी, लड़के हैं कॉलेज के लड़के हैं, कुछ है नहीं, फकीरी में चल रहे हैं, कहता लाओ भैया कुछ दक्षिणा दो। मैं यार चुन्नी दिया, दक्षिणा तो दे ही देते हैं, मेरे पड़े थे मेरे को 10-20 रुपये पड़े थे, मैंने निकाल के दिए। उस आदमी ने चुन्नी वापस ले ली भाई, उस आदमी ने लेजी चुनरी वापस ले लिया। मैं कहा भाई ऐसी चुनरी तो मेरे को चाहिए भी नहीं। मैं वहाँ जाता हूँ, मैं वहाँ पे आपको प्रसाद के लिए 500 रुपये मिनिमम तो आपको देने ही पड़ते हैं, डोनेशन का आपको प्रसाद मिलता है पूरी जगन्नाथ में, और 500 रुपये मिनिमम है। उसके आगे आप शुरू करोगे 5000, 10,000, 15,000, जा कहाँ रहा है? आप बोल रहे हो सिर्फ टेम्पल की सर्विस बनना चला जा रहा है, कुछ नहीं पूरा। और आप यहाँ पर भी जाके देखो, वृंदावन में भी देखो आप जाके, तो कहीं ना कहीं आपको अगर आपको वैसे VIP दर्शन करने हैं, VIP दर्शन के आपके अलग से पैसे लगते हैं, या कहीं पर भी चले जाओ, आप तिरुपति बालाजी चले जाओ, वहाँ पर बोलेंगे अगर आप एक कुछ बहुत ही प्रीमियम मेंबर हो तो आपको बिल्कुल मंदिर के बगल में बैठाया जाएगा, अगर आप बाहर से निकल रहे हो, अगर आप नॉर्मल मेंबर हो आपको जल्दी जल्दी भगाया जाएगा। और इस सब जगह का है। मैं अभी मुंबई में था, मैंने देखा आपका सिद्धि विनायक टेम्पल जो बहुत ही फेमस टेम्पल उधर VIP दर्शन है, 2 तरीके की VIP दर्शन है। जब आरती चल रही है तो आप बाहर जाके बैठे हैं, और जब आपके अंदर जो सिर्फ VIP है वो जाके अंदर जाके प्रॉपर मंदिर के आसपास आरती करें। सबसे पहली बात तो ये हिंदू जो कल्चरल लॉस हो गया है, जिसका ऑलरेडी मोनेटाइजेशन हो रहा है, एक डिफरेंट है, ये थ्रू ऑटोनोमस बॉडीज है और थ्रू स्टेट, जो स्टेट आप कंट्रोल कर रहे हैं टेम्पल्स को, दैट इज अ डिफरेंस। दूसरी जगह आप आते हैं वक्फ बोर्ड पर, जो बिल्कुल ही कम्प्लीटली डिफरेंट सिचुएशन हो जाती है, जो कहते हैं कि ये हमारा है, ये हमारा है, हमारा है, प्रॉपर उत्तर प्रदेश बेघर हो रखा हमने कर लिया कब्जा तो हमारी है और आप कुछ कर नहीं सकते हैं। और दिस एक्चुअली इज अ सीरियस कंसर्न, मतलब ये एक ऐसी डिबेट है जो सिर्फ आज से नहीं है, बहुत समय से है। बहुत समय से लोग उसके ऊपर डिबेट करें कि वक्फ बोर्ड को इतनी ज़्यादा पावर क्यों दी जा रही है।
ये भी लेजिस्लेचर में भी है कंसिडरेशन में कि इनकी पावर जो है रेस्ट्रिक्ट की जाए। और आप देखोगे तो पिछले कुछ 2014 में जब से एनडीए गवर्नमेंट आई तो उसका काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई भी हैं कि जो इनकी मदरसा वगैरह होते थे उसमें काफ़ी चेंजेस आए, टीचिंग स्टाइल में काफ़ी चेंजेस आए हैं। तो मेरे हिसाब से जो वक्फ बोर्ड का रेडिकलाइजेशन है ना प्रॉपर्टीज लेने में इन जनरल, वो एक ऐसी चीज़ है कि जिस पे अगर आप बोलोगे या फिर अभी मान लो आपके वीडियो में भी हम बोल रहे हैं वायरल हो जाए तो क्या पता आपके घर के बाहर पत्थर पड़ने लग जाए, स्टूडियो फूट जाए। और मतलब दिस इज द थिंग, पीपल गेट रेडिकलाइज वेरी इजीली। मैं भी 2 मिनट पहले हिंदू टेम्पल्स के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें बोलो, कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अभी मैंने 2 मिनट में बोला कि रेडिकलाइजेशन है, ये गलत चीज़ है एंड वी नीड टू जस्ट टॉक अबाउट, वी नीड टू सॉर्ट इट आउट। क्योंकि ज़मीन अगर आप एक मिडिल क्लास आदमी के पर्सपेक्टिव से देखो तो पूरी लाइफ लग जाती है, तब भी शायद वो नहीं कर सकता उस चीज़ को। वही पूरी लाइफ लग जाती है। वो भी अगर मैं कहूँ कि जैसे छोटे शहरों में तो फिर भी आदमी एक घर बना लिया अपना, एक घर बना लिया, अपनी थोड़ी ज़मीन ले, लेकिन पूरी ज़मीन मतलब कई और जनरेशन निकल जाती हैं कि एक खुद का घर नहीं ले पाते। और ये इस तरीके के रेडिकलाइजेशन की पार्लियामेंट वाला जो एरिया वही हमारा है। अरे कुछ भी थोड़ी है यार, ये तो वही हो गया कि सीट पे मैंने रख दिया अपना रुमाल है तो सीट मेरी है। वही है ना कि उनकी वेबसाइट पे भी लिख कर आता है कि वंस वक्त ऑलवेज वक्त। तो आप यही तो चीज़ है कि आपने जो चीज़ बोल दी वो आपकी है विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट आप जो डेटेड पीछे जाके देखो कि चलो आपकी बात एक बार को तब मानी जा सकती है कि आप इसे क्लेम कर रहे हो कि आप उस टाइम पे जाके करो कि जब ये चीज़ बनी नहीं थी, है ना। जो चीज़ आज से 500-700 साल पहले से बनी है और आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी 50 साल भी नहीं है, तो आप उस चीज़ को कैसे क्लेम कर रहे हो। और यही सेम चीज़ ऐसे कि अगर आप इसको दूसरे पर्सपेक्टिव पे रख के देखो, सपोज एक हिंदू गवर्निंग बोर्ड है या सिख गवर्निंग बोर्ड है ऐसे ही वक्त की तरह, वो क्लेम करता है कि ये जो मस्जिद है इसकी जगह पहले मंदिर था तो आप ये हमारी ज़मीन है, राम जन्मभूमि को आप उसको सेपरेट कर दीजिए। मैं रैंडमली कुछ भी बोल रहा हूँ कि अगर कोई जैसे सपोज मदरसा है कि ये यहाँ पे पहले हमारा गुरुकुल था, अगर रेडिकल बातें नहीं होनी है तो ऐसे करते हैं कि वो ऐसे था, तो फिर आप उस तरह फिर आप हमारे कोर्ट्स और हमारे प्रोसीजर से आके लड़ो, उस चीज़ को वाइट करो, फिर इलॉजिकल चीज़ें हैं ना ये। अगर आप एक पर्सपेक्टिव पे रख रहे हो चीज़ें कि ये हमारा था, हमने क्लेम कर दिया, तो अगर ऐसी गवर्निंग बॉडीज बाकी उसके लिए क्यों नहीं, कम्युनिटीज़ के लिए फिर ऐसी हो या तो बायस्ड है तो सबके लिए हो, वरना बिल्कुल ना। मेन इशू यही है इस बात को करते हैं यार। ये सब तो डिबेट्स है, देखो मैं सही बताऊं तो एक तो हमारे यहाँ डिबेट करने से बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल नहीं जाती हैं, चीज़ें बदलती हैं। मेन इशू पता है क्या है, जो गवर्नमेंट है करंट वो अमेंडमेंट ला रही है इस चीज़ में, मतलब जो लॉ है उसमें कुछ चेंजेस कर रही है, बजाय कि इस लॉ को हटाने के जो बिल्कुल ही बायस्ड है एक पर्टिकुलर एक सेक्ट ऑफ पीपल के लिए, उसको हटाने की बजाय उसमें अमेंडमेंट्स कर रही है। ये मुझे थोड़ा इलॉजिकल लगता है करंट गवर्नमेंट। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, मतलब अमेंडमेंट जो लाए जाते हैं, अमेंडमेंट से बहुत सारी चीज़ें चेंज की जा सकती हैं। देखो जैसे कितने % तरीके से काफ़ी चेंज किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। अमेंडमेंट के थ्रू आप मतलब पूरे लॉ की काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। देखो जब कोई नया लॉ आता है, पुराना लॉ रिपील होता है, तो बहुत सारी कॉस्ट्स आती हैं कि आपको उसका पूरा जैसे नाम चेंज होंगे या फिर उस हिसाब से बहुत सारा प्रोसीजर चेंज होगा, प्रोसीजर चेंज के साथ आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन है, फाइलिंग है, टेक्निकल चेंजेस हैं, तो गवर्नमेंट कुछ भी करेगी उसे इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी देखना पड़ेगा। तो 2 तरीके होते हैं आपको कोई भी लॉ चेंज करने के, या तो आप जो एग्जिस्टिंग एक्ट है आप उसमें अमेंडमेंट ले आओ, या फिर आप पुराने एग्जिस्टिंग एक्ट को रिपील कर दो और जो नया एक्ट है उसको एज अ बिल आप पास करोगे, बिल लेके आओगे, बिल में आपको मेजॉरिटी चाहिए होगी, उस मेजॉरिटी के थ्रू आप नया बिल पास करोगे। अब मैं आपसे कहूँ कि क्या आसान है, पुराने बिल को भी चेंज करना, उसमें मेजॉरिटी लाना, या फिर जो पुराना एक्ट है उसे चेंज करना, या फिर एक नया ही बिल लाना जिसमें बिल्कुल ही आप रेडिकलाइज कर दोगे। क्योंकि जैसा मैंने कहा आपसे, हर चीज़ धीमे धीमे होती है, हर चीज़ बहुत छोटे छोटे तरीक़ों से की जाती है। अगर आप पूरे तरीके से ही चेंज कर दोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। तो अमेंडमेंट्स मेरे हिसाब से एक बेटर तरीका है चीज़ों को चेंज करने का, कि आप प्रोसीजरली चीज़ें चेंज करो, थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस लाओ, थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शंस लाओ, और बाद में आप और अमेंडमेंट्स ला सकते हैं। अमेंडमेंट्स लाने की कोई कमी नहीं होती कि, क्योंकि अमेंडमेंट्स आर टू इम्प्रूव द लॉ, इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग लॉ। आपको कुछ दिक्कत लग रही है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास इसमें 10 चीज़ें हैं, इसमें मेरे को 4 चीज़ें लग रही हैं कि ख़राब हैं, तो मैं इनको चेंज कर देता हूँ ना। 6 चीज़ें हैं जो प्रोसीजर फॉर्म कर रहे हैं, उनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है।
तो उतनी कॉस्ट इनकर करने की ज़रूरत नहीं है, ना ये नया बिल लाने की ज़रूरत है। जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सिर्फ एक गैजेट निकाल के, अमेंडमेंट निकाल के आप कर सकते हो। तो ये प्रोसीजर, क्योंकि पिछले 5 साल की अगर इंडिया में हिस्ट्री देखें, जैसे फार्म बिल्स का एक इशू हुआ था, उससे पहले CA NRC का हुआ था। तो अगर जैसे आपने जो बात करी कि अमेंडमेंट लाना ज़्यादा आसान है, बजाय कि रिपील करके पूरा नया बिल पास करने के लिए, नया बिल पास करने के लिए जो मेजॉरिटी डिस्कशन चाहिए होते हैं पार्लियामेंट में, वो कभी पूरी तरह हो ही नहीं पाते हैं। मतलब अमेंडमेंट्स में भी लगते हैं, बट कंपैरेटिवली आप एक नया बिल जब रिपील लाते हो तो दैट अट्रैक्ट्स मोर अटेंशन। और फिर उसमें इश्यूज बहुत लोगों को होते हैं, डिबेट्स होती हैं, फिर वही अभी बीच में राइट्स भी हुए थे पहले, तो वहाँ शायद ये बेटर करिए। ये आपने अच्छी चीज़ बोली, क्योंकि मुझे ये चीज़ भी पूछनी थी आपसे इसी से रिलेटेड कि एक लॉ को लाने में कितना टाइम कंजम्पशन और प्रोसीजर कितना कौन होता है, ये आपने भी बता दिया। तो देखो, इन जनरल कोई भी लॉ लाने में कितना टाइम और कितना प्रोसीजर लगेगा, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी हमारे पूरे, आपको पता होगा कि जितने भी क्रिमिनल लॉज हैं वो सब चेंज हुए हैं। जो पहले IPC था, CRPC था, अब उनको हिंदी नाम दे दिया गया है और उनको थोड़े से चेंजेस करे गए हैं। उसमें 3-4 चीज़ें लाई गई हैं कि पब्लिक सर्विस वगैरह, कुछ चीज़ें भी ऐड हुई हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दंड संहिता एग्जैक्टली याद नहीं है। तो 3 लॉ, आपका इंडियन एविडेंस एक्ट, आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और आपका IPC, ये 3 चीज़ें भी चेंज हुई हैं। अब देखिए, जब ये चेंज हुई है तो तुरंत जल्दी से जल्दी इन्फोर्स ला देंगे, क्योंकि क्रिमिनल लॉ है। और भारत की जो सरकार है उन्हें उस समय अर्जेंसी लगी कि हमें इन्हें चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि कॉलोनियल टाइम से चल रहे हैं, कॉलोनियल टाइम से चलने वाले लॉज में कुछ दिक्कत है इसमें। ये हमारे जो आज की जो हमारी सोसाइटी, आज की जो हमारे ज़रूरत है उसके हिसाब से नहीं चल पा रहे हैं, इस वजह से हमने चेंज किया। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ तो 2019-2020 में जो लेबर कोड्स हैं वो चेंज हुए थे, वो आज तक एनफोर्स नहीं हुए। आपको पता होगा कि अभी जैसे कि डिजिटल डाटा जो होता है, कि इसमें बताऊँ कि आपके फ़ोन में आपने जो डाटा रखा हुआ है उसकी प्राइवेसी से रिलेटेड, कि कंपनी को जो आप बोल रहे हो कि जो आपका फ़ोन है, आपका जो फ़ोन मान लो सैमसंग का, आप सैमसंग को ऑथराइज कर रहे हो कि आपका पर्सनल डाटा, आपका नाम, आपकी ID, आपका जो भी पर्सनल डाटा एक्सेस कर रहा है, उसकी प्रोटेक्शन कितना है, उससे रिलेटेड। जैसे कि 2019 से बहुत दिक्कतें चलती आ रही थी, उसमें 4 से 5 एक्ट आए हैं। उसके बाद अभी जो प्रेजेंट फाइनल हुआ पिछले साल सितंबर में आया था, सितंबर या अगस्त में आया था, और अभी तक एनफोर्स नहीं। वो जो व्हाट्सएप का इशू था कि व्हाट्सएप का प्राइवेसी इशू काफ़ी इसमें उसमें कंट्रोवर्सी हुई थी, शायद ये कंट्रोवर्सीज काफ़ी रहे, क्योंकि इसी लॉ के रिगार्डिंग हुई है ना। क्योंकि देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आज की डेट में जो वॉर है, एक वो है इन्फॉर्मेशन वॉर, कि किसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और कौन कैसे इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा मैनिपुलेट कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा उसको अपने यूज़ में ला सकता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार एक बात कही थी कि द 4th वर्ल्ड वॉर विल बी फॉट विद स्टिक्स एंड ब्रूम्स, बट व्हाट आज के लोग, आज के एक्सपर्ट एडवाइजर्स कह रहे हैं कि सबसे पहले जो वर्ल्ड वॉर 3 होगा, अगर हम वर्ल्ड वॉर 4 तक पहुंचे तो वर्ल्ड वॉर 3 सबसे पहले इन्फॉर्मेशन सिस्टम से लड़ा जाएगा एंड देन न्यूक्लियर पावर्स यूज करी जाएगी। बट एट द सेम टाइम आप देखो तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स के में आप जाओगे यूरोप में, आप जाओगे अमेरिका में, आप जो बड़ी बड़ी कंट्रीज देखोगे, आप इन सब में देखोगे बहुत ही स्ट्रिंजेंट डाटा लॉ है। वो इसलिए है क्योंकि आपके जो सिटीजन्स का डाटा है कि आपके सिटीजन्स कौन है, आपके सिटीजन्स क्या करते हैं। अभी आपको पता चला होगा कुछ टाइम पहले 2021 से 2022 की बात है, आधार लीक हुआ था, जिसमें 1.3 बिलियन लोगों के आधार डाटा लीक हुआ था, कि वो आप जाओगे रैंडम कहीं भी मिल जाएगा। इसके वजह समझ लो आपका इतने सारे लोगों का डाटा कॉम्प्रोमाइज है, कितने सारे लोगों के बारे में जानकारी है उनको, और उसके थ्रू कैसे भी यूज कर सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन गेम इज द बिगेस्ट गेम, क्योंकि फिर यू प्ले विद द माइंड्स, फिर यू शो। आपने कभी ऐसा देखा है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि यार मेरे को लगता है मेरे को नाइकी के शूज़ लेने चाहिए, और मेरे को लगता है नाइकी एयरफोर्स से बहुत ही बढ़िया शूज़ रहेंगे, और मेरे को लगता है कि मेरे को नाइकी की टी-शर्ट भी लेनी चाहिए। और नाइकी मैंने 5 से 6 बार आपसे नॉर्मल कन्वर्सेशन में बोल दिया, यहाँ पर आपका फ़ोन रखा है, वहाँ पर मेरा फ़ोन रखा है, और मैं अचानक से देखो थोड़ी देर बाद बैठे बैठे 5 मिनट नहीं लगेंगे, आपका आ गया नाइकी पर चल रहा है 20% ऑफ, अचानक से ऐसा लगेगा आपको। तो एक प्राइवेसी इशू है, वो एक वन ऑफ दोस थिंग्स है जिसको अभी तक रिजॉल्व नहीं किया गया। अगर आप ऐसे बात करोगे कितना इन्फोर्समेंट लगता है, कितना नहीं लगता है, कितने टाइम में, तो अर्जेंसी बहुत सारी चीज़ों की होती है, बट एट द सेम टाइम कैसी चीज़ें इन्फोर्स करी जा रही हैं, क्या नहीं करी जा रही है, क्या प्रायोरिटी है फॉर द गवर्नमेंट, वो एक बहुत ही हाई लेवल पर डिसाइड किया जाता है। ये काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में थी बात, इंडिया में
बाहर की कंट्रीज है, आपने पहले नाम दिया, बाकी कंट्रीज है, रशिया है, चाइना है, यहाँ की गवर्नमेंट ज़्यादा स्ट्रिक्ट है यूएस वेस्ट की जो जितनी भी एप्लीकेशंस और जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनके रूल्स रेगुलेशंस में। अभी रशिया ने कल ही कुछ डेसिमेयर करके कुछ पता नहीं टर्म है, उतने अमाउंट का उन्होंने फाइन लगाया गूगल पर, क्योंकि उनके जो लॉज हैं उसको ब्रीच कराया उसने गूगल ने और नहीं फॉलो करा, तो उसको पेनल्टी भरनी है। यहाँ की गवर्नमेंट्स इतना सोच रही हैं, आपने बोला कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होगा, अगला जो वॉर होगा, और ये ऑब्वियस है, ये गवर्नमेंट्स और ये कंट्रीज प्रिपेयर हैं इस चीज़ के लिए, इसलिए इतने ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं ऐसी कंपनीज और ऐसे एप्लीकेशंस के ऊपर। इंडिया में आपने बताया कि जैसे एक एग्जांपल लिया कि नाइकी के बारे में बात करी आपने, लोगों को लगता है कि अब लोग अवेयर हो गए हैं कि हम जो बात कर रहे हैं वो एडवर्टीजमेंट्स में आ जाते हैं, लेकिन लोग अभी तक ये नहीं समझ पाए हैं कि ये आपकी साइकोलॉजी को कैसे हिट कर रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने कुछ टाइम पहले एक रिकॉर्डिंग पे डिस्कस करा था यहीं पे, कि आपने आजकल देखा होगा कुछ ट्रेंड में चलता है कि ये जो गे और एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से रिलेटेड जो कंटेंट आजकल थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो गया हर वेब सीरीज में या मूवीज़ में। एक पहले नहीं दिखता था, आज से पहले 4 साल पहले जब से लॉ पास हुए उसके बाद, तो कंटिन्यूसली आप उसको डिस्प्ले कर रहे हो, नॉर्मलाइज कर रहे हो, और कभी कभी नीड नहीं होती वेब सीरीज या मूवीज में, क्योंकि एक सॉफ्ट पावर है ये आपको किसी भी इंसान की मेंटलिटी में बैठाने के लिए। आप कंटिन्यूसली उसको इतना नॉर्मलाइज कर दे रहे हो कि सामने वाला जो एक हेल्दी इंसान या औरत है उससे डाउट होने लग जाएगा कि मैं कहीं ये तो नहीं हूँ। ये एक डिबेटेबल चीज़ है, ये भी जो मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये भी कहीं ना ये कई कुछ साइकोलॉजिस्ट और जो सीक्रेट एजेंट्स जो होते हैं स्पाई एजेंसीज में काम करते हैं, उसी के अराउंड वो रिकॉर्डिंग थी पूरे एपिसोड में, कि उन्होंने यह बताया कि किसी भी कंट्री को डिस्टेबलाइज करना या उसकी एक सेक्ट ऑफ पॉपुलेशन को आपको मेंटली जो इसे कहते हैं ना कि चेंज करना है, वो कैसे करना है, वो आप स्लोली आपने कुछ टाइम पहले बात करी थी कि हमारे ये गुरुकुल सब चले गए, ग्रुप चले गए, क्योंकि इन्होंने अटैक ही मेन उसी चीज़ पर करा, हमारे टेम्पल्स पे पहले तोड़े, उसके बाद वो चीज़ गायब हो गई। आप बोलते हो कि कैंपस में भी कोर जो सिस्टम होता है कि चढ़ावा और जो माहौल होना चाहिए उसकी बजाय वो मेन वीआईपी कल्चर का हो गया, तो ये चेंजेस हैं। सिमिलरली अब जैसे आप बता रहे हो कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, तो कहीं ना कहीं ये लॉज इंडिया में कितना पब्लिक अवेयर अभी तक है ही नहीं इस चीज़ को लेके, और क्या आपको लगता है कि क्या होना चाहिए और जैसे नॉर्मल इंसान के लिए, कि ये तो अभी हमने फ़ोन की बात कही कि ये आपकी साइकोलॉजी को चेंज कर रहा है, कि आपको मजबूर कर देगा EMI के थ्रू कैसे भी आपको परचेज करवाने के लिए, लेकिन इसके अलावा और भी सारी चीज़ें हैं सोशली कॉन्स्टिट्यूशनली जो आपको लगता है कि और अवेयर होनी चाहिए बाकी वर्ल्ड के हिसाब से। देखो सबसे पहली बात तो अगर आप इंडियन सिटीजन्स को बाहर के बाकी वर्ल्ड के सिटीजन्स के मतलब ग्लोबल सिटीजन्स, क्योंकि अगर हमको मैं फिर बीच में आपको कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम बोले ना कि अमृतकाल चल रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं सुपर पावर के लिए, हम वर्ल्ड लीडर बनने के लिए, तो वर्ल्ड लीडर ऐसे तो नहीं बन सकते, हम ऐसा कम्युनिटी ही आपको ग्रो करना है। हाँ एग्जैक्टली। तो अगर हम खुद से ही हमारे आसपास के लोगों से ही वो चीज़ नहीं निकल के आएगी, तो फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उस लेवल पर पहुंचने के लिए जिसके आपको सपने दिखाएगा। देखो बात ये है कि अगर आप ऐसे बात करो कि इंडियन सिटीजन्स की कि वो कितने अवेयर सिटीजन्स हैं, अगर कितने वो, तो स्पीकिंग ऑन बोथ फ्रंट्स, अगर आप बाहर की कंट्रीज देखो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, कोई भी कंट्री डेवलप तभी होती है जब उसका गवर्नमेंट और उसकी जो सिटीजन्स हैं वो सिंक्रोनाइजेशन में काम करते हैं। आप देखो इजराइल आज की डेट में इतना पावरफुल, इतनी पावरफुल कंट्री कैसे बन गया इंस्पाइट ऑफ बीइंग सच ए स्मॉल कंट्री, क्योंकि वहाँ की सिटीजन्स और वहाँ की जो गवर्नमेंट है, सिटीजन्स ने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, गवर्नमेंट ने सिटीजन्स को सपोर्ट किया। उनके अंदर ये फीलिंग है कि हमारी कंट्री हमारे लिए सबसे ऊपर है और हमें उसके लिए कुछ भी करना है। आप देखोगे यहाँ पे इंडिया में तो अभी जैसे दिवाली के टाइम की बात कर लो, आप बोलो सबसे कि यार पोल्यूशन इज अ प्रॉब्लम, अचानक से बोलने लग जाएंगे फूक फोड़ो, ये करो वो करो। क्यों? आप उसको एक बार समझने की भी तो कोशिश करो। ऐसा मतलब मैं समझ रहा हूँ किसी को ये भी लग सकता है कि हमारे हिंदू त्यौहार है उन पर अटैक किया जा रहा है, समझ सकता हूँ आपकी सारी बात है, लेकिन एट द सेम टाइम एज अ सेम सिटीजन क्या आपको कहीं से भी लगता है कि
इतना ज़्यादा पोल्यूशन करना, इतना ज़्यादा पटाखे फोड़ना, अब कहीं से भी सेंसिबल बचा है। सबको दिख रहा है AQI के इफेक्ट्स क्या है। दिल्ली एक गैस चैम्बर बन चुका है इन जनरल। गैस चैम्बर तो दिल्ली आज से 1 महीने पहले से स्टार्ट हो चुका है। है। मेन पता है ये वाली जो डिबेट है आपकी, मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। वो इसलिए क्योंकि ये जो आपने बताया कि डिबेटेबल है कि एक दिन फोड़ना पटाखे हिंदू त्यौहार पर, ये बहुत बड़ी टॉपिक है जिस पे डिबेट फिर कभी हम करेंगे। लेकिन मैं इसको ऐसे क्लोज करता हूँ कि अगर पोल्यूशन पराली जलने के टाइम जो स्टार्ट हो चुका है है ना, अब ये जलना शुरू हो रहा है, तो अगर एक दिन वाला बात आ जाती है कि एक दिन अगर पटाखे फूट जाएंगे तो उससे भी कुछ नहीं होगा। दो एस्पेक्ट है इसके। एक पॉपुलेशन जो है कि हमें नहीं फोड़ना, क्योंकि ये आप इतना हो चुका है, इसको ऑलरेडी और क्यों ऐड कर रहे हो, इसको और लीड क्यों कर रहे हो। और एक सेक्टर लोगों का जिसके सेंटीमेंट्स भी जुड़े हुए हैं। और अभी जो इस साल जो राम मंदिर बनने के बाद वो चीज, अगर इस चीज को भी नॉर्मलाइज किया जाए कि जो पोल्यूशन हो रहा है, इतना कंजेशन है और पराली जल रही है और जो फैक्ट्रीज और जो यमुना का हाल जो है, ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं मैटर करती है NCR में। गुड़गांव में भी, मैं गुड़गांव में मोस्टली तो वहाँ भी फेस करता हूँ। तो तब इन सब चीज़ों पर भी फोकस उतना ही होता मीडिया का और पब्लिक का, जब एक के लिए इतना हो रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल आपके बिल्कुल गलत नहीं है, और आपकी बात बिल्कुल गलत नहीं, क्योंकि आप जब इतना एजुकेटेड हो जाते हो, आपको पता है कि ये इतनी चीज़ पे एक और ऐड ऑन कर रही है, तो उसको करना सेंसिबल नहीं है। एग्जैक्टली हाँ एग्जैक्टली। मतलब मेरे हिसाब से कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं तुम्हें इसलिए गोली मारूंगा क्योंकि तुम भी गोलियां मार रहे हो लोगों को, तो वो कहीं से सेंस नहीं बनाता। मतलब आई अंडरस्टैंड कि, लेकिन अगर आप फिर ये बात कहो कि लोगों के सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं, तो दिवाली कहीं से भी, इस दिवाली का जो सेंटिमेंट से कभी पटाखों से जुड़ा हुआ नहीं था। तो दीपावली थी, बट खैर ये एक ऐसी डिबेट है जिस पर हम नहीं जाए तो बेटर है। ये फिर अभी हम करेंगे तो हमारा जो कोर जो डिस्कशन हाँ, है वो कहीं और चला जाएगा। बट इन जनरल जो अगर आप वापस अगर हम उस पॉइंट पर पहुंचेंगे, इंडियन सिटीजन इन जनरल, तो इंडियन सिटीजन इन जनरल आर नॉट अवेयर ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल देयर राइट्स। उन्हें अपने राइट्स के बारे में बिल्कुल किसी को अंदाजा नहीं कि आपको एज ए सिटीजन आप डायरेक्ट स्टेट के अगेंस्ट सूट ला सकते हो अगर आपको लगता है कि कोई भी गवर्नमेंट बॉडी आपके खिलाफ आपके कोई फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच कर रहे। आपकी फंडामेंटल राइट्स में ही बहुत ज़्यादा पावर होती है। आपको राइट टू प्राइवेसी हो गई, आपका राइट टू लाइफ हो गया, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारी चीज़ें। अगर आप के पास इतने सारे टूल्स हैं, पहली बात तो अवेयर नहीं, दूसरी बात आई फील लाइक कि जो इंडियन सिटीजन्स हैं दे एज अ होल डू नॉट कम टुगेदर और डू नॉट विश टू कम टुगेदर, जिसमें उन्हें लगता हो कि उनके फ़ायदे से ज़्यादा देश का फ़ायदा है। बिकॉज इन जनरल ग्रोथ हैपन्स जब आप कोलैबोरेटिवली देखो कि सही क्या है, ना कि उनके लिए सही क्या है। क्योंकि एक होता है आपका सेल्फिश इंटरेस्ट, सेल्फिश इंटरेस्ट में आप कभी भी कॉमन इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते। इट्स ऑल अबाउट द कॉमन इंटरेस्ट। आपका सेल्फिश इंटरेस्ट का जो पॉइंट होगा, जो कॉमन इंटरेस्ट का पॉइंट होगा, उसमें हो सकता है कभी कभी मेजर डिफरेंसेस हो, कभी कभी 19-20 हो, लेकिन अगर एक कॉमन वेलफेयर की बात चलती है, इफ यू सी कॉमन वेलफेयर, तो वेलफेयर मीन्स कि समटाइम्स इट विल हैपन बैक टू यू एज वेल, एंड पीपल जस्ट डोंट टेंड टू एग्री विद इट, पीपल जस्ट फॉरगेट इट एवरी टाइम कि इट्स ऑलवेज लाइक कि जो आप देते हो वो आता है। ये बात सत्य है कि सबने कहीं ना कहीं फील करी है, जो आप करोगे वो आप भरोगे। अब कर्म एक बहुत ही सही चीज़ है, जो हमने बता के गए थे, कृष्ण जी ने बताया, जल्दी आता है, बहुत जल्दी आता है। आप गलत करोगे गलत आएगा, आप बेसिकली अच्छा करोगे तो दुगना अच्छा है। तो इन जनरल व्हाट वी फॉरगेट, आप एक नॉर्मल देख लो यार, हम चल रहे हैं कहीं भी, कुछ भी कचरा फेंक दिया, गंदगी हो रही है, हमें क्या लगता है ये काम है साफ सफाई वाले का। हमें क्या है कि यार हमें लगता है कि हमें अपना काम जल्दी कराना है, गवर्नमेंट ऑफिस में थोड़ा पैसा दे देते हैं, चल जाएगा, ठीक है। हमें लगता है कि जी चल रहा है हमारा भी, जिससे निकल रहे हैं अभी हम ट्रैफिक से निकल रहे हैं, साइड से निकल जाएंगे आज, कोई बात नहीं, चल जाएगा। चल जाने से और एक ग्रेट नेशन बनने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी ये है कि पॉपुलेशन बहुत है और पॉपुलेशन डिफरेंटली इन्फ्लुएंस बहुत है। मतलब आप देखो जो बड़ी पॉपुलेटेड कंट्रीज है लाइक चाइना, चाइना ने सबसे पहले क्या किया, इंस्टाग्राम फेसबुक बोल दिया जी हमारे देश में तो नहीं चलेगा और आप करो दबा के काम, ठीक है, काम करा रहे हैं उनसे, हरामखोरी नहीं है वहाँ पे। हाँ, और यहाँ पे हरामखोरी अल्ट्रा प्रो मैक्स है, हर चीज़ में हरामखोरी है।
ऊपर से मेरे हिसाब से कि कैसे गवर्नमेंट करती, क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया में डेमोक्रेसी को बहुत वैल्यू दी जाती है, एंड डेमोक्रेसी बीइंग वेरी ऑनेस्ट इज अ वेरी रेयर थिंग इन टुडेज वर्ल्ड। बट उसका बहुत फायदा भी होता है कि मतलब आपको पता है कि इंडियन सिटीजन्स का डाटा जो है, इंडियन सिटीजन्स की इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही ससेप्टेबल है, मतलब वो ऐसा है कि कभी भी लीक हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती, बिकॉज पीपल जस्ट आर जस्ट नॉट अवेयर। आपको लगेगा कि हाँ जी मेरे को आई है अभी लिंक, केबीसी ने मेरे को अभी चुना है 10 करोड़ के लिए, अभी क्लिक कर दो और मैं 10 लोगों को भेज रहा हूँ, 10 में से 3 छूटे होंगे जिसको और फॉरवर्ड कर देंगे, इतने ज़्यादा। तो और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि इलिटरेसी, आई थिंक इट्स जस्ट इलॉजिकनेस। मेरे हिसाब से इलिटरेसी इंडिया में उतनी बड़ी प्रॉब्लम है, डेस्परेशन ज़्यादा है, डेस्परेशन काफ़ी, क्योंकि सबको क्या लगता है ना कि मैं अभी अमीर बन जाऊँ, सबको चाहिए कि मैं अभी अमीर बन जाऊँ बिना कुछ करे। बेचा जा रहा है YouTube पर कोर्सेज के थ्रू या Instagram इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, हर कोई नहीं करता, लेकिन जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं वो इसी चीज़ को लेके ही हो रहे हैं। आप दिन रात फोन पे क्या देख रहे हैं? मेरे हिसाब से फ्री इंटरनेट बहुत प्रॉब्लम इंटरनेट थोड़ा वेस्टेड रहने देते तो सही था। कंट्री जो पेनिट्रेट कर रही है, आप 10 लोगों को देखना रैंडमली, आप एक दिन डिसाइड करो कि मैं वो न्यूज़ नहीं कर, और जस्ट ऑब्जर्व करो कि आप 10 लोग देख क्या रहे हैं मेट्रो में या कहीं भी रिक्शे। तो मेजरली आप अपने घर से शुरू कर सकते हो कि आपके पेरेंट्स के फीड में क्या आ रहा है और वो क्या देख रहे हैं। या तो सीरियल्स की क्लिप्स देख रहे होंगे, है ना, जो कि बिल्कुल ही यूजलेस है। खैर अब वो पेरेंट्स की बात होगी, आप बाहर निकल गए होंगे तो फनी वीडियोस देख रहे होंगे आपके सर्कल के लोग, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता। हाँ, कुछ नहीं चल रहा है। फनी वीडियोस के अलावा उसमें गाली गलौज चल रही है, या कोई यूट्यूब की जो वीडियोस आते हैं उसमें कट लग गया, कोई मूवीज के कोई आशिकी में लगा पड़ा है कोई उसमें। तो आप ये देखो कि प्रोडक्टिव चीज़ कौन देख रहा है। देखते हैं लोग, ऐसा नहीं कि आती नहीं है फीड में, लेकिन उसका कंजम्पशन उसका कितना है, परसेंटेज कितनी ऑडियंस है। अगर मैं और आप अभी जो डिस्कशंस कर रहे हैं, अगर ये चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाए, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं कि क्यों नहीं है कि अब तो इस चीज़ को करने का फिर पॉइंट ही ना रहे। हम यहाँ बैठ के क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ हमें दिख रही है। माँ मतलब वो बात तो एक तरीके से है, मतलब ओनली पॉइंट इज कि इंडियन सिटीजंस इन जनरल are divided by their opinions, are divided by their thoughts, और individualistic growth is weighed more than a community की growth, and people just don't care and don't give a shit about the country, क्योंकि जो आपके बेस्ट माइंड से हो कभी ना कभी जाके यूएस चले जाते हैं, और बच्चे कुछ जो हैं उनको ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है कि चल रहा है ये चल रहा है तो ऐसा ही है, अपना हमारा ऐसा ही है। बट मे बी समवेयर डाउन द लाइन मे बी डेमोक्रेसी इज रिड्यूस्ड, लोग कहते हैं डेमोक्रेसी इज रिड्यूस्ड अब आज के डेट में बिकॉज ऑफ द एंटी गवर्नमेंट, बट आई थिंक नो स्टिल अभी थोड़ी बहुत उन्होंने छोड़ रखी है। बट मुझे ऐसा लगता है इसका एक पॉइंट कि अगर आप किसी कंट्री में रह के ये बोल पा रहे हो ना कि डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, और आप जो भी कुछ बोल रहे हो उसके अगेंस्ट, यानी कि उस कंट्री में डेमोक्रेसी अच्छी खासी है, इसलिए आप बोल पा रहे हो। क्योंकि अगर आप चाइना रशिया चले जाओ, या नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल तो बहुत ही ब्रूटल हो गया वो, आप चाइना चले जाओ, आप किसी भी सोशल मीडिया में नहीं, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। वो कंट्री अपने यूथ के और अपनी कल्चरल सिविलाइजेशन के लिए जो कर रही है वो ठीक है, वहाँ की गवर्नमेंट और जो वहाँ की पॉपुलेशन है, लेकिन आप उसको साइड रख के आप दूसरा साइड देखोगे डिक्टेटरशिप के अलावा कि उस पॉपुलेशन को एक्सपोजर ही नहीं मिल रहा। तभी तो आगे बच्चे पढ़ पा रहे हैं भाई। नहीं, ठीक है, ये डिबेटेबल है कि हमेशा एक पक्ष ही सही नहीं होता। जैसे फुल ऑन डिक्टेटरशिप इज नॉट गुड फॉर अ कंट्री। उस रिजीम का जो हेड है वो अगर सनकी हो गया किसी भी बात से तो वहाँ की पॉपुलेशन के लिए दिक्कत है। जैसे नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल, वहाँ लोग कार नहीं ओन कर सकते क्योंकि वहाँ के लॉज हैं कि बहुत टॉप लेवल की जो गवर्नमेंट में जो ऑफिशियल्स है उन्हीं में से किसी के पास रहती है वो चीज़। वहाँ की पब्लिक पैदल चलती है, बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आप उसको देख के चाइना के कंपेरिजन में, तो चाइना में उतना नहीं है, चाइना बहुत नॉर्मलाइज है। केवल वो वेस्ट की जो इन्फ्लुएंस होने वाली चीज़ है उसको आपको हटा के रख रहा है। लेकिन एज एन इनकम सोर्स भी अगर आप देखो इंडिया में, ये जो वेस्ट के जो जितने भी कल्चर वो सब चीज़ें उससे कई लोगों के घर भी चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि खराब भी पूरी तरह है, लेकिन वही वाली बात आ जाती है यार। आई थिंक वेस्टर्नाइजेशन वुड बी अ प्रॉब्लम इन द लेटर एंड, क्योंकि आप देखो वेस्टर्नाइजेशन की जो आज से जो कॉलोनियल कंट्री, जैसे आप यूके को देखो,
तो यूके आज से कुछ टाइम मतलब कुछ सालों पहले तक वर्ल्ड वॉर 2 से पहले तक इट यूज्ड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री, इट यूज्ड टू बी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकली, वहाँ के लोगों का माइंडसेट बहुत अलग होता था. नाउ इट्स ऑल अबाउट वोकिज्म एंड वोकिज्म. हाँ, एंड वोकिज्म एक ऐसी पैरासाइट है जो आप कब खा के खत्म कर देगी आपको पता नहीं चलेगा. और आप देखो इंडिया में भी वोकिज्म आज के डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, पीपल आर जस्ट नॉट रेडी टू एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर. लोगों को हर चीज में डाउट करना है, हर चीज में सवाल करना है, हर चीज में दिक्कतें लानी है. की डेफिनेशन ये जो है ना कि आपको अपने दुश्मन एनिमी जो इंटरनल एनिमीज है वो पता करने पड़ेंगे. जो वो एक हमारे जो फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस थे ना, जो प्लेन क्रैश में की डेथ हुई बिल्कुल ना हो, उन्होंने बोला था कि इंडिया 2.5 फ्रंट वॉर लड़ रहा है. जो बाहर से लड़ रहा है वो तो है इंटरनली कम्युनिस्ट, मार्क्सिस्ट, वोक्स, जो लेफ्ट एक्सट्रीम लिबरल एक टर्म है. ये सब जो लोग हैं ये आपके देश को आइडियोलॉजिकली और मतलब किस सोशली किस तरीके से खराब कर रहे हैं. जो आप बोलो पैरासाइट है, ये लोग रियलाइज नहीं करना चाहते. और अगर आप इसके डिस्कशंस भी करोगे ना, बोलते हैं कि आज मटर मार दूंगा, इसका कुछ नहीं. मे बी वोकिज्म आज के डेट में इज अ और गुड वे टू गेट वर्ड्स. आपने जैसे बात करी कि जब तक वो खुद पर नहीं आती चीज, या जब तक एग्जैक्टली, तो यही वो चीज है. मतलब वो इतना कूल हो गया है वो होना आज के डेट में कि ऐसा लगता है कि वो नहीं हो आपको दिक्कत है. मतलब द ओनली क्वेश्चन इज कि व्हाई कांट यू जस्ट टेक थिंग्स एज दे आर, कि जो प्रैक्टिकली हैं कि अगर ये मेरा ये तुम्हारा सत्य है, ये है जो तुम्हारे हिसाब से होना चाहिए. लेकिन सत्य जो है आप उस चीज को ठीक करो. ये होना चाहिए कि चिल्लाने गाने से तो वही माना भेड़िया आया भैया, भेड़िया तो आ चुका है, भेड़िया आके खा जाएगा आपको. ये काफी सीरियस चीज है. बट अगेन वही वाली चीज़ आ जाती है ना कि इंसान मतलब मानना नहीं चाहता बस वन वे और दी अदर. कि यदि आपने वोक्स की बात करी, ये मैं पर्सनली इस पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हूँ इन सब चीज़ों पर. और यही रीज़न है कि रशिया चाइना जो है आज की डेट में जो वहाँ है गुड सुपर पावर्स, इसलिए क्योंकि उन लोगों ने इस चीज़ को आइडेंटिफाई करा और बिल्कुल एक्सट्रैक्ट कर दिया अपनी कंट्री से मेजॉरिटी पार्ट. कहीं ना कहीं वो रहता है किसी न किसी फॉर्म में. लेकिन जो कंट्री अपनी सिविलाइजेशन को नहीं भूली है, चाइना और रशिया, तो इसी वजह से कि जो वेस्टर्नाइजेशन है. अब वेस्ट में भी क्या हो रहा है कि जो आप हबीब है MMA फाइटर, उसका एक इंटरव्यू था, तो उससे बोला कि आप इस LGBT कम्युनिटी के बारे में क्या अपना वो रखते हैं. तो कहता है कि मैं वॉशरूम गया ना, उधर लिख रहा था ऑल जेंडर्स. कह रहा मैं जिस कंट्री से जिस एरिया से आता हूँ वहाँ केवल मैन और वुमेन मुझे दो पता है. कि कह रहा मैं तो यहाँ पागल ही हो गया. तो वो चीज़ें जब इंडिया में आ रही हैं, और इंडिया का ना यूथ बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी डम है, एक्चुअली मेजॉरिटी डम है. और जो हम वोक्स और कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट की बात कर रहे हैं, वो अपना इन्फ्लुएंस इस तरह बना चुके हैं कि वो आपके सिस्टम में बैठे हुए हैं और आपको डिक्टेट कर रहे हैं. ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कहेंगे कि प्रूफ क्या है. अभी कुछ प्रूफ देंगे तो शायद वो थोड़े से कम्युनल हो सकते हैं मेरे तरफ से, लेकिन ये आपको लॉन्ग टर्म में दिखेगी कि वो आपके सिस्टम में बैठ के वो आपको बता रहे हैं कि क्या होना चाहिए सही और क्या गलत होना चाहिए. एग्जैक्टली. और जैसे पेटा इंडिया का आपने एग्जाम्पल देखा होगा. यहाँ फिर से मैं एक पार्शल हो रहा हूँ कि जैसे ईद होती है ना, ये बहुत अवेयरनेस आ गई इस चीज़ को लेकर. तो यही वो लोग हैं, यही वो एग्जाम्पल्स हैं जो सिस्टम में बैठे हुए हैं टॉप लेवल्स पे, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, अलग अलग फॉर्म में. चाहे वो केरला से लेकर के आप उठा के ले जाओ पंजाब में, और पंजाब से दिल्ली और फिर वेस्ट बंगाल, ये चारों तरफ से अलग अलग फॉर्म में इमिग्रेंट्स आ रहे हैं बांग्लादेश से. वो क्या इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं जम्मू कश्मीर तक, पूरे नॉर्थ ईस्ट बेल्ट में, मणिपुर, ये सब आसाम में. बहुत गंदी दिक्कत है. अभी आप देखोगे ना अभी जब मैं लोगों को रियलाइजेशन ही नहीं. हाँ एग्जैक्टली. अभी बांग्लादेश के आपने इंसिडेंट्स देखे होंगे. अभी जब दुर्गा पूजा का समय आया था, तो जो अभी जो करंट जो लोग पावर में हैं, वहाँ पर जो इनके जितने भी जो पूरे टेररिस्ट है, माओवाइस्ट जो भी बोलोगे आप, ये इन लोगों ने लिटरली अनाउंसमेंट्स करी थी कि आप दुर्गा पूजा मनाओगे तो हम आपको गोली मार देंगे. हिंदू टेम्पल्स तोड़े गए थे वहाँ पर वापस से, हिंदू वुमेन्स वर रेप्ड, और ये हर जगह हो रहा है, बार बार यही हो जाता है.
अभी कल ही अमेरिका में ट्रम्प ने इस चीज़ को बोला है कि जो बांग्लादेश में हिंदूज के अगेंस्ट हो रहा है माइनॉरिटी के लिए, उसके लिए वो एक्शन लेगा, और उसका रिवोल्ट अब दिख रहा है वहाँ से, और इंडिया के अंदर से उसके लिए आवाज़ उठ रही है कि क्यों ये बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में बोल रहा है। अरे क्यों नहीं बोले भाई। तो आप ये देखो ना कि इंडिया में ही इस तरह के एलिमेंट्स हैं और उसको लोग हाईलाइट ही नहीं करते। अगेन आप जो बोल रहे हो ना, इन सब का एक ही ऊपर जब स्टेम कर, इन सारी स्टेम्स हैं, जो मैंने आपसे बहुत पहले बोला, इंडियन सिटीजन हैज अ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच एंड इट इज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्ट, व्हिच इज नॉट गुड, बिकॉज इफ यू आर फ्रॉम द ईस्ट और आपका एक कल्चर चलता आ रहा है, इट हैज वर्क फॉर अ लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम, आपकी कुछ चीज़ें हैं, आपकी कुछ वैल्यूज हैं, कोई ये नहीं बता सकता कि किसकी वैल्यू सही है, किसकी वैल्यू गलत है, बट एट द सेम टाइम आई कांट एग्री टू द फैक्ट कि कोई 12 या 15 साल का बच्चा या बच्ची इंटरनेट पर आके मुझसे बोले कि जो वैल्यूज मेरे को 20-25 साल में मैंने सीखे हैं अपने घर वालों से, वो गलत है, तो लपड़ मारूंगा मुंह से। हाँ, मतलब आप एक सिविलाइजेशन जो कि एग्जैक्टली मतलब समवन हु जस्ट हैजंट सीन एनीथिंग, जिसने सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट देखा है, पीपल हु हैव नॉट सीन, तो मतलब आई बिलीव इन दिस, ये बहुत ही बढ़िया कोट है, और मेरे को लगता है कि हर सिविलाइजेशन, हर जगह सब कुछ यही होता है कि हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट गुड टाइम्स क्रिएट वीक मैन, एंड वीक मैन क्रिएट हार्ड टाइम्स। तो ये बात है, और ये जो मेरे हिसाब से जो भी पॉइंट ऑफ टाइम है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ, उसका पूरा यूएन वगैरह बना, उसके बाद से जो गुड पीसफुल टाइम्स हैं, उसमें जो वीक मैन वाला सिचुएशन आ गई है, एंड देन यू सी कि इट्स हार्ड टाइम्स अगेन। आप देखो अलग अलग जगह वॉर्स हो रहे हैं, मतलब पीपल आर इवन स्पेकुलेटिंग कि वर्ल्ड वॉर 3 इज वेरी क्लोज, इट्स वेरी क्लोज एंड इट्स क्लोजर देन इट सीम्स। नया वर्ल्ड ऑर्डर बन चुका है कि अब नॉर्मलाइज हो गई सब चीजें। हाँ, एंड आई डोंट नो व्हाई और हाउ इट हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड कि जो वेस्टर्न कल्चर है इन जनरल वही सही है, या फिर वही, और आपका जो ईस्टर्न, बिकॉज द थिंग इज कि वेस्टर्न कल्चर का जो इन्फ्लुएंस इंडिया में होता है, इट ऑलवेज स्टार्ट्स बाय डिमीनिंग द इंडियन कल्चर दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। आप ये कहो जी कि मेरा प्रोडक्ट बढ़िया है, बिल्कुल मान लेंगे, आप पे जो थिंकिंग है बिल्कुल हैलोवीन बहुत बढ़िया हो सकता है, लेकिन आप ये कहोगे जी दिवाली बहुत घटिया है और हैलोवीन बहुत बढ़िया है, मैं क्यों मान लूँ? एंड व्हाई एम आई ऑब्लाइज्ड टू लिसन टू यू? मैं आपने कुछ टाइम पहले बात बोली थी कि हमारे कल्चर पे पहले इम्पैक्ट पड़ा, ब्रिटिशर्स आए, उससे पहले मुगल्स आए, तो वो जो हमारा कोड था वो खत्म हो गया। मैं इसी चीज़ पे आता हूँ कि जो स्टेट कंट्रोल ऑफ हिंदू टेम्पल्स की जो मैंने बात करी थी ना, हमारी सिविलाइजेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी रिलीजन्स हैं उससे बहुत पुरानी है। ये हमारे वेद शास्त्रों में सब में प्रूवन है, क्योंकि हमारा कोई एक मोनोपोली या मोनोलस गॉड नहीं है। एक हमारा उसे कहते हैं ना कि बहुत सारे हैं, एक कोई एक सेंट्रल पावर नहीं है सनातन। तो अब मैं बताता हूँ कि जो सिविलाइजेशन है हमारी क्यों खराब हुई सब। और आपने जो अमेरिका का एग्जांपल लिया है, इंडिया के फॉर्मर रॉ ऑफिसर है, उनकी बुक है द वॉर ऑफ नैरेटिव्स। तो द अल्टीमेट गोल है उस बुक का नाम। उसमें एक पूरा अमेरिका की जैसे कहते हैं ना, ये जो पूरी जुडिशरी और इन सब के बारे में उन्होंने बताया कि वेस्ट जो है वो जो बेचता है, बेचने से पहले वो यही सब चीज़ों पे इन्फ्लुएंस करता है कि आपकी कल्चर, आपकी सिविलाइजेशन पे कैसे अटैक करके आपको ही डिमीन करना है, आपको ही आपका सेल्फ एस्टीम किस तरह से गिराना है। वो इस तरह से इन्फ्लुएंस करता है, और उसके लिए ये करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो आज की डेट में जो है सुपर पावर बना हुआ है, उसकी जो चीज़ें वो करता है वो रेलेवेंट, उसको प्रूफ करना ज़रूरी है, तभी वो एग्जिस्ट कर सकता है। और आपने जो बताया कि ये चीज़ें हो रही हैं हमारी सिविलाइजेशन में, मंदिरों में, वो मैं बहुत पहले ना गुरुद्वारा में गया था, तो नेशनल ज्योग्राफिक पे डॉक्यूमेंट्रीज देखते हो आप कि अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है वो लंगर 365 दिन करता है। मैं ये सोचता हूँ कि हमारे हिंदू टेम्पल्स में क्यों नहीं होता, है ना, हर जगह हर टेम्पल में क्यों नहीं होता। जब तमिलनाडु और जितने भी साउथ टेम्पल्स की बात हो रही है, मध्य प्रदेश में जो टेम्पल्स हैं, उत्तर प्रदेश में जो टेम्पल्स हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन को या ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए फंड चाहिए होता है। अगर उस पर ही गवर्नमेंट का कंट्रोल है, कितने गुरुद्वारे, कितने गुरुकुल, कितने ही टेम्पल जिनमें पूजा करने तक के पैसे नहीं है, वो फंड्स ही क्योंकि गवर्नमेंट के पास है। वो बॉडी जो गवर्नमेंट की है उसमें आप जानते हो कौन बैठा हुआ है,
इस बुक में वो मेंशन है कि उसमें एक भी हिंदू नहीं है, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स है। सबसे जिसे कहते हैं ना कि फ्रस्ट्रेटिंग बात क्या है कि एक बॉडी आपने बनाई है एक कम्युनिटी के लिए, जो उनके जो जितने भी टेम्पल्स हैं उनको ओन कर रही है, उनके मनी को कंट्रोल कर रही है, और वो जो कमेटी उसमें एक भी उस कम्युनिटी का इंसान नहीं है जिसकी वो कंट्रोल कर रहे हैं। आज की डेट का सबसे मतलब ट्रॉमेटाइजिंग चीज़ ये है कि आप किसी कल्चर को कैसे ख़त्म करोगे। आपने बोला ना कि इन्वेडर्स आए, इन्होंने सबसे पहले हमारे इसी कोर को पकड़ा, सिविलाइजेशन को। तो आज की डेट तक भी यही हो रहा है कि आपकी सिविलाइजेशन को एग्जिस्ट ही नहीं करने दिया जा रहा है। ये एक्चुअली क्योंकि आपकी सिविलाइजेशन क्यों एग्जिस्ट करेगी। आज से 500 साल पहले लीजिए, आपके गुरुकुल थे, थोड़े तो चलते थे, संस्कृत खत्म हो गई। अब यूपी गवर्नमेंट लेके आ रही है, अभी बीच में अनाउंस करा 2 दिन पहले कि संस्कृत स्कूल, संस्कृत स्कॉलरशिप काफ़ी शुरू हो गई। वो क्यों इस चीज़ पर रिवोल्ट होता है? क्योंकि जो वोकिज्म और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है वो इतनी ज़्यादा पेनिट्रेट हो चुकी है लोगों के माइंड में कि वो जो बोलते हैं वो ही सही लगता है। क्योंकि वो अचानक से इंग्लिश में बहुत ही अच्छे लेटर हाँ, आ रहा है, बहुत ही हाँ खूबसूरत दिखने वाले लोग बोल रहे हैं। और आपको इतने सालों में 75 सालों में आपको वो डिसॉल्व धीरे धीरे एजुकेशन के थ्रू करवा दिया गया, क्योंकि ये सबको इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत बड़ी दिक्कत रही है। और आप Actually बहुत बड़ी हिस्ट्री दिक्कत देख है। लो, हिस्ट्री नहीं, में महाराणा प्रताप और ये जितने भी हमारे पृथ्वीराज, जो बहुत सारे राज हैं, इनका जिक्र शिवाजी महाराज का कहाँ होता है बुक्स में? जबकि हमारी हिस्ट्री है, जो हमारी सिविलाइजेशन है उसको नहीं पढ़ा जाओ तो हम पढ़ क्या है। अच्छे से याद है जो मैं एक्चुअली, क्योंकि आई एम समवन हू लाइक्स हिस्ट्री, लाइक्स रीडिंग हिस्ट्री। इसमें उस हिस्ट्री का भी पार्ट दिया गया है कि वो जो एजुकेशन मिनिस्टर जो बिठाए गए हैं वो किस कम्युनिटी के बिठाए गए हैं, उन्होंने क्या खत्म करा है। इस बुक में वो सब कुछ है कि एक सिविलाइजेशन को कैसे तोड़ मरोड़ के खत्म किया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बुक हर इंडियन को पढ़नी चाहिए, नॉट कि हिंदूज का नाम लिखा है, क्योंकि इसमें जो डिस्क्रिमिनेशन एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का कॉन्स्टिट्यूशनली हुआ है ना, एक होता है कि सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि आजकल होता है ना ये नीची जात ऊंची जाति है, ये उस जाति का, ये धर्म का। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनली भी जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उससे जब आप पढ़ के जब चीज़ों को अवेयर होते हो कि इसमें लिख रहा है कि 8th क्लास सिटीजन एंड विक्टिम ऑफ स्टेट सैंक्शन राइट, तो स्टेट सैंक्शन जो स्टेट ने ही हरकतें कर रखी हैं आपके लिए, तो मेन वो था। It's a good recommendation. I'm not someone who reads books much, ये but I will do it. मैं भी बोलूँगा मैं सबको पढ़े, जो और बहुत से लोग नहीं पढ़े, क्यों पढ़ेगा कोई यार और ये बहुत ना छोटी बुक है। हाँ। मैं इसको प्रमोट इसलिए करता हूँ कि आपको एटलीस्ट अपने जो कल्चर के बारे में आप बोलते हो ना कि हमारे टेम्पल्स में क्यों नहीं लंगर होते, आपके पास फंड्स का नहीं, जो टेम्पल्स या जो बोर्ड्स के पास फंड्स है वो कर रहे हैं। जैसे आपने बताया ना कि जगन्नाथपुरी, आप वैष्णो देवी चले जाओ, सिद्धिविनायक चले जाओ, नीचे जो ये बीच में मध्य प्रदेश में जो है महादेव का उज्जैन महाकाल, वो कर रहे हैं। और वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने वहाँ से जितना भी उनका था मॉनिटरिंग थी वो हटा दी कि जितना भी टैक्सेशन और जितनी भी वो आएगा डोनेशन उस पर उनका कोई राइट नहीं है, वहाँ की गवर्नमेंट ने छोड़ दिया टेम्पल्स पे। तो अब देखते हैं कैसे कैसे चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। देखो मतलब ये सब चीज़ें तो हैं, चीज़ें बहुत सारी चीज़ें बदलते होंगी। मेरे हिसाब से भी एनडीए गवर्नमेंट अभी क्या करेगी क्या नहीं करेगी उसको थोड़ा देखना ज़रूरी है। स्पेशली जब ये जो अब इन्होंने ये वाली जो गवर्नमेंट बनी कोलिशन गवर्नमेंट, कोलिशन गवर्नमेंट भी ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ का फर्क था, लेकिन अब 300 पार तो देखो नहीं हो पाया। और अभी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा मेजर चीज़ें होंगी देखने के लिए कि कैसे महाराष्ट्र इलेक्शंस आते हैं और अभी आने वाले यूपी इलेक्शंस में क्या होता है। क्योंकि यूपी ने जो पिछली बार अभी सेंट्रल इलेक्शन मुझे ऐसा लगता है 2014 में जो लैंडस्लाइड विक्ट्री करी थी गवर्नमेंट ने, और उसके बाद जो 2019 में उससे भी अच्छी करी, इन दोनों टर्म्स में मुझे ऐसा लगता है कि अब 2019-21 के इलेक्शन 24 के इलेक्शन के बाद कि जिस तरह से गवर्नमेंट काम कर सकती थी ना, मेजॉरिटी में रह के जो डिसीजंस ले सकती थी, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने नहीं लिए, लेकिन जितनी फ्रीक्वेंसी से ले सकती थी वो नहीं लिए। और अब वो इस तरह का ड्रामा पीट रही है शायद कहीं ना कहीं वन और दी अदर सोशल मीडिया या अपने नैरेटिव्स के थ्रू कि अब हमारे पास उस तरह की पावर नहीं है। शो यही करते हैं, लेकिन जिसे कहते हैं ना सोसाइटी में जो मैसेज है कि ये गवर्नमेंट अब इस तरह के एक्शंस नहीं ले सकती क्योंकि वीक हो गई है।
उस तरह के लॉज अमेंड नहीं कर सकती जिस तरह के पहले पिछले 2 टर्म्स में कर सकती थी। खैर देखो ये तो बहुत ऊपर लेवल की बात हो जाती है ना ऐसा। हाँ, मतलब हम यहाँ बट इन जनरल हाँ मतलब हम है ना पॉडकास्ट अगर हम एक डिस्कस एक चीज़ कर सकते हैं तो ये कह सकते हैं कि जो प्रीवियस टर्म था मेरे हिसाब से उसमें कुछ गवर्नमेंट बहुत चीज़ें अलग कर सकती थी, बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट अच्छे से और कर सकती थी जो नहीं की गई। और अगर आपको एक पर्टिकुलर सेक्ट को गुस्सा करना ही था तो मेरे हिसाब से स्ट्रेटेजिक डिसीजंस में थोड़ी सी कमी थी, थोड़ी नहीं बहुत कमी थी। चीज़ों को बहुत ओवर एस्टिमेट करा गया, लगा के पब्लिक तो सिर्फ हर बार दे ही देगी वोट्स ऐसा, और बहुत सारी चीज़ों को फैक्टर इन नहीं किया गया। बट देखो आप उसके बाद तो फिर हरियाणा इलेक्शन में वापस से उन्होंने चीज़ें ग्राउंड लेवल पर करी हैं। और उसका मेजॉरिटी मुझे लगता है कि कंट्रीब्यूशन आरएसएस का है। आरएसएस का है क्योंकि आरएसएस जो ऑर्गेनाइजेशन हाँ इंडिया में एक पैरोडी है कि जो आरएसएस है जितना सेल्फलेसली वो ऑर्गेनाइजेशन पूरी कंट्री के लिए काम करती है उतना कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती। दैट इज ट्रू। आरएसएस में जब देखो तो जब बीजेपी की फॉर्मेशन में हुई थी तो आरएसएस ने सिर्फ ये बोला था कि हम वॉलंटियर करने के लिए अलाउ करेंगे, बट आरएसएस इज एन पॉलिटिकल एंटिटी, कभी नहीं बनेगी। आरएसएस विल ऑलवेज वर्क टू हेल्प दी सोसाइटी, उनका काम जो है वो कभी टेंटेड नहीं रहेगा। और मेरे हिसाब से कुछ टाइम से लीडर्स ने जो डिसीजन दिया वो आज भी कंटिन्यूड है। मोहन भार्गव जी आज भी मेरे हिसाब से हाँ जी मोहन भागवत जी आज भी एक बढ़िया रोल निभा रहे हैं, और आई थिंक इट विल बी क्रूशियल फॉर हाउ आरएसएस ऑपरेट्स। आरएसएस की ना एक बहुत अच्छी चीज़ है, लोगों को ये लगता है कि बीजेपी से लिंक्ड है आरएसएस। मतलब जो मैंने जितना ऑब्जर्व करा है, जितना बातचीत में लोगों से पता लगता है कि लोगों को लगता है कि आरएसएस बीजेपी का एक साइड फ्रंट है जो बीजेपी के लिए काम करता है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि पूरे नेशन में जितनी भी कोई कैलामिटी आ जाए या कुछ भी राइट्स हो जाए, कुछ भी सपोज फेस्टिवल्स हैं या कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें मैन पावर चाहिए तो वहाँ आरएसएस सबसे पहले खड़ी रहती है। और आरएसएस में आप कभी भी तो आरएसएस का दो लोगों को ये लगता है कि ये केवल हिंदुत्व फैला रही है, जबकि इसकी आइडियोलॉजी इसके अलावा पूरे देश की सेवा के लिए एग्जैक्टली राष्ट्रीय सेवा संघ इसका नाम इसलिए है। आप कभी भी गए होगे आरएसएस की शाखा में तो आपको दिखेगा कि आरएसएस इज प्रोड्यूसिंग लीडर्स फ्रॉम द कोर। आप किसी भी बच्चे को जाओगे वहाँ पर वो गेम्स खिलाएंगे, उनके गेम्स इन जनरल डिफरेंट होंगे जिसमें एक लीडरशिप की वैल्यू समझ में आएगी। आपको उस तरीके से एक डिसिप्लिनरी कंडक्ट कराएंगे उस टाइम पे, उनके आप बहुत सारी चीज़ें देखो तो आरएसएस इन जनरल इज प्रोड्यूसिंग लीडर्स। Those leaders are becoming very visionary and most fruitful leaders of the country। आप देखो देख लीजिए, अब कहीं से भी देख लीजिए, आप देख लीजिए अभी तो बीजेपी की जो गवर्नमेंट में जितने भी लीडर्स हैं जो प्रॉपर आपको उनकी लीडरशिप पोजीशंस में हैं वो सब आरएसएस के ही प्रोडक्ट्स हैं। ऑल दैट इज आरएसएस आइडियोलॉजी और आरएसएस वर्किंग और आरएसएस प्रोडक्ट। और कहीं ना कहीं आप एक हिंदुत्व से अलग हट के देखो तो उन सब के एक्शंस में आपको कहीं से भी ये नहीं लगेगा कि ये चीज़ देश के लिए गलत है। देश के लिए गलत नहीं है, मतलब आई थिंक स्ट्रिक्ट डिसीजंस भी लिए जाने चाहिए। बहुत सारी हर चीज़ इजी नहीं होती जो आप उस लेवल पर जाकर देखते हो, एंड इट टेक्स गुड लीडर्स टू बिल्ड गुड नेशंस। बिकॉज हमारे कंट्री में इतना सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल जो गलत हो चुका है, हाँ आप वो जो लोग पोजीशन में बैठे जो सही करना चाहते हैं एक्चुअली वो उनका किया हुआ गलत लग रहा है लोगों को, क्योंकि उस हरामखोरी की आदत लोगों को पड़ चुकी है। और इसीलिए ये जो आपने एग्जांपल दिया था ना कि चाइना काम कर रही है तो वहाँ की गवर्नमेंट कहती है सब बकवासे से छोड़ो, वो लाने के लिए इंडिया को शायद अभी 5-7 साल और लगेंगे। अभी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखो इंडिया के फ्यूचर जो है मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। हाँ, अमंग्स ऑल द डेवलपिंग नेशंस बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है कि आप देखोगे उनका क्या होगा क्या नहीं होगा। हर दिन न्यूज़ बदल जाती है, हर दिन कुछ नई चीज़ आ जाती है, तो कुछ कहना भी मुश्किल है कि हमारी कंट्री एक्चुअली जा किस तरफ रही है। अचानक से आप देखोगे तो ऐसा लगता है कि बहुत ही फाइनेंशियल बूम आ रखा है, स्टॉक मार्केट से एकदम ऑल टाइम अप पे जा रहे हैं। लेकिन आप कभी भी देखोगे तो कुछ आपको लगेगा ये तो कोई फाइनेंशियल एक्सपोजर आ गया। आप अचानक से देखोगे कि हिंडनबर्ग ने अचानक से सेबी के चेयरमैन के खिलाफ रिपोर्ट निकाल दी, फिर अचानक से आपको लगेगा अरे सेबी के चेयरमैन को तो क्लीन चिट मिल गई, हिंडनबर्ग क्या पता एक नैरेटिव चलाना चाह रहा हो। तो इतनी ज़्यादा चीज़ें अनसर्टेनिटी में चल रही हैं, इतना ज़्यादा थॉट प्रोसेसेस चल रहे हैं। आप देखोगे अचानक से कोई भी बहुत ही बढ़िया चलती हुई कंपनी का इंसॉल्वेंसी शुरू हो जाती है,
आप देखोगे अचानक से ही कोई बहुत ही अच्छी चलती हुई एयरलाइन एक्वायर हो जा रही है, आप देखोगे कहीं से भी कि कोई बहुत ही खराब चल रहा था बिजनेस अचानक से बूम हो जाता है, कोई बहुत ही छोटा सा बिजनेस का एक इतना बड़ा आईपीओ निकल जाता है। तो इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी चल रही है कि लोगों को पहली बात तो सर्टेनिटी नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट कौन से आने वाली है, लोगों को सर्टेनिटी नहीं है कि भाई मेरा पैसा जो लग रहा है, क्योंकि आज की डेट में पैसा एक ऐसी कमोडिटी, आपको कभी कभी ये नहीं लगता कि आज से 4-5 साल पहले 100 रुपये 150 रुपये की बहुत वैल्यू थी और आज के डेट में 500 की भी कुछ नहीं बचे। आपको नहीं लगता कि इन्फ्लेशन और इन जनरल इकोनॉमिक वो वैल्यू है आपके रुपये की बताने से और डिक्लाइन होता है, मतलब ऑल्दो ऑन पेपर आपको लगेगा कि डॉलर और रुपये की वैल्यू उतनी कंपैरेटिवली कम नहीं हुई है, लेकिन आपको अचानक से ऐसा भी लगेगा कि पीपल हैव स्टार्टेड बिकमिंग मोर स्पेंड थ्रिफ्ट। मुझे उसके दो रीजंस लगते हैं। यूपीआई मुझे एक, हाँ आप यूपीआई का इसलिए क्योंकि आप 100 रुपये यूपीआई पे खर्च करो, है ना, पेटीएम या किसी भी ऐप के थ्रू, आपको वो रियलाइजेशन ही नहीं हो रही है कि आपने 100 रुपये खर्च किए। अगर आप 100 रुपये जाके खर्च करोगे ना कुछ खाने पीने के लिए, तब आपको शायद वो फिजिकली जब पैसा जाता है, जब रियलाइजेशन होती है, तो जो ओवर स्पेंडिंग अननेसेसरी की जो स्पेशली यंग जनरेशन जो कर रही है ना, तो वो सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट जिस तरह का एम कर रही है, एम हाई कर रही है, लेकिन उस लेवल को मैच करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चाहिए। अब क्या है कि हम 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन एक टाइम था जब हम छोटे थे, जब हमारी फैमिली में एक मेंबर था जो कमा के पूरी फैमिली को प्रोवाइड करा देता था और उसमें सब मैनेज हो जाता था। आज की डेट में फैमिली के सारे मेंबर काम कर रहे हैं जब भी मैनेज नहीं हो पा। तो आप देखो कि क्या बदला है कि लोगों का लाइफस्टाइल इतना बदल चुका है, इतने ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स आ गए हैं, अननेसेसरी रिक्वायरमेंट, अननेसेसरी, एग्जैक्टली। मैंने लास्ट पॉडकास्ट पे अपने फ्रेंड के साथ यही बातें करी थी कि जो ज़रूरी है वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो अननेसेसरी है उसमें जो ओवर स्पेंडिंग हो रही है ना, कि 25,000 जो बच्चा कमा रहा है कॉलेज से निकला हुआ, एनसीआर में नॉर्मल रीजन में बात कर रहा हूँ, तो वो अपने खर्चे नहीं चला पा रहा, उसे घर से उतने ही पैसे मांगने पड़ रहे हैं। हाँ, exactly. तेरा फायदा है वो जॉब करने का, exactly. अगर तू 25,000 में केवल अपना खर्चा नहीं है, क्यों जॉब लगते ही पहले आईफोन लेना EMI पे 9,000 की तो देख ली। मेरा एक कलीग है, उसको मैंने हम सब ने तो समझाया आईफोन 15 Pro Max लेना, तो उसको क्या चली थी, ले लिया। अब उसको देखता हूँ, उसने हमें खुद बताया कि उसमें 9,000 की किस्त है। अब देखो 9,000 की किस्त कितने महीने है, तो जब रियलाइज हुई ना 50,000 की उसने डाउन पेमेंट कर दी। अब जो बचे 50,000 है ना, वो उसको तो भारी पड़ रहा है, क्योंकि रूम का रेंट भी देना, खाना भी खाना है, फैमिली के पास भी कभी कभी जाता है मंथ में, तो वो इतना ज़्यादा मेंटली इरिटेट हो चुका है कि जैसे कहते हैं ना फटी में आना, एक वो होता है, अब वो उसमें आ चुका है। अननेसेसरी चीज़ को उसको खुद कहना तो बोर होता है, 4 दिन के बाद वो खुद ही बोलेगा 5वें दिन कि यार अब इसमें मजा नहीं। तो एस्पिरेशन जो है ना इंडियन यूथ की अननेसेसरी चीज़ों में, और आपने जिस बात कही कि 100 रुपये पहले खर्च करते थे तो बहुत बड़ी बात लग रही थी आज से 4-5 साल पहले, ये मुझे 2 रीजन्स लगते हैं।